सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गौरव इकोनॉमिक क्लासेस। और आज हम लोग इंडियन इकोनॉमी का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है इन क्लास 12th इंडियन इकोनॉमी के नेम से। उसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा लेक्चर कहाँ है। अगर आपको इस लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर मुझे मैसेज कर सकते हैं। माय व्हाट्सएप नंबर इज़ 8881988317। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको टाइम से जल्दी से रिप्लाई कर दूँ। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। आज हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी से पढ़ेंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या होता है? देखिए, मिक्स्ड इकोनॉमी में प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल रहता है। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी इज द वन वेयर इज प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक ओनरशिप। मिक्स्ड इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों का कंट्रोल रहता है। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दोनों कंट्रोल करते हैं और प्रोडक्शन डिसीजन आर जनरली लार्जली बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो प्रोडक्शन होता है मिक्स्ड इकोनॉमी में, जो प्रोडक्शन होता है वो मेनली किस डिसीजन में लिया जाता है? वो मेनली लिया जाता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, की हमारा फायदा हो, बट नॉट विदाउट चेक एंड बैलेंस ऑफ सोशल वेल जस्टिस। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो होता ही है, बट क्या कहते हैं कि साथ ही साथ क्या कहते हैं कि हमारा सोशल वेलफेयर उतना नहीं देखा जाता है। सोशल वेलफेयर उतना नहीं देखा जाता है प्रोडक्शन के, जब हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहला फीचर क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी का? मिक्स इकोनॉमी का सबसे पहला फीचर है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है मतलब जिनके थ्रू हम प्रोडक्शन करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये सारे प्राइवेट एंटरप्रेन्योर एज वेल एज गवर्नमेंट दोनों कंट्रोल करते हैं। इन द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न बाय द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अगर कोई प्राइवेट बंदा प्रोडक्शन मैनेज कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो किस लिए प्रोडक्शन करेगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के पर्पज से। और अगर गवर्नमेंट प्रोडक्शन कर रही है तो वो किस मतलब मोटिव से करेगी? सोशल वेलफेयर से। बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। दोनों, पब्लिक हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों हमारे प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में एक सिग्निफिकेंट रोल मतलब एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, मेरिट्स देखिए। सबसे पहली बात, जो मिक्स्ड इकोनॉमी रहती है मतलब कि जहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का कंट्रोल रहता है। मेनली ये सिस्टम आज के टाइम तो हर कंट्री में चलता है, इंडिया में भी चलता है। तो जो मिक्स्ड इकोनॉमी में कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक दोनों के फीचर्स रहते हैं, दोनों के मेरिट्स रहते हैं। कैपिटलिस्टिक और सोशलिस्टिक के दोनों के मेरिट्स रहते हैं। किसमें? मिक्स्ड में। कैपिटलिस्टिक का मेरिट क्या था? कैपिटलिस्टिक का मेरिट ये था कि प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। सोशलिस्टिक का मेरिट क्या था? कि गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए प्रोडक्शन करती है। तो मेरिट जो हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी है उसमें कैपिटलिस्टिक मतलब कि जहाँ प्राइवेट का कंट्रोल रहता है और सोशलिस्टिक के दोनों के मेरिट्स रहते हैं। ऑन द वन हैंड जीडीपी ग्रोथ इज एनकरेज। भाई सबसे बड़ी बात कि अगर कैपिटलिस्टिक का कंट्रोल होगा मतलब प्राइवेट लोगों का कंट्रोल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा जब हमारा प्रोडक्शन होता है तो जीडीपी हमारी क्या होती है? बढ़ती है, क्योंकि जीडीपी टोटली किस में डिपेंड करती है? हमारी फाइनल गुड्स में। और प्राइवेट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रॉफिट होगा। दूसरी बात, अगर सोशल जस्टिस मतलब सोशल वेलफेयर होगा तो क्या कहते हैं, समाज की भलाई होगी, सोशल वेलफेयर होगा। गवर्नमेंट का काम क्या होता है? सोशल वेलफेयर, समाज की भलाई करना। ठीक है, अब देखिए डीमेरिट क्या है। डीमेरिट हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी का ये है कि द प्रिंसिपल डीमेरिट इज दैट गवर्नमेंट सेक्टर इज ऑफन इन्फ्लिक्टेड विद द करप्शन। सबसे बड़ी बात होती है कि अगर मिक्स्ड इकोनॉमी में एक प्राइवेट सेक्टर होता है, एक गवर्नमेंट सेक्टर होता है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोगों को क्या देखने को मिलता है? करप्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत कम होती है। भले चाहे गवर्नमेंट हमारे लिए सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में करप्शन बहुत होता है जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत कम रहती है। इट इज गोइंग टू दिस दी मेरिट मिक्स्ड इकोनॉमीज आर ग्रेजुअली ऑप्टिंग फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। अब इसी वजह से क्या हो रहा है? इसी वजह से ये जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो करप्शन होता जा रहा है, अब जैसे एसबीआई है, एसबीआई अच्छे से काम नहीं करती है, पीएनबी अच्छे से काम नहीं करती है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इन सब का प्राइवेटाइजेशन कर दे रही है। जैसे एयर इंडिया, एयर इंडिया गवर्नमेंट की पहले कंपनी थी, तो गवर्नमेंट अब उसे सेल करने की सोच रही है, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन कर देगी मतलब प्राइवेट लोग आएंगे, प्राइवेट लोग आएंगे तो वो अच्छे से काम करेंगे। और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है भाई, उनको पता होता है मेरी जॉब कहीं जानी तो है नहीं, तो बहुत ही बेकार तरीके से, गंदे तरीके से काम करते हैं, करप्शन रहता है, लो लेवल की एफिशिएंसी से काम करते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में भी एक प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं, अच्छे तरीके से काम करते हैं। इस वजह से हर चीज़ आज
आज रेलवे आप सेक्टर देख लीजिए, एयरलाइन सेक्टर देख लीजिए, हर चीज़ आज प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, मतलब प्राइवेट लोगों को सेल कर दी जा रही है, क्योंकि प्राइवेट लोग अच्छे से काम करते हैं। अगर वो पैसा लेते हैं तो अच्छे से आप अगर आज के टाइम एचडीएफसी बैंक जाइए और एसबीआई जाइए, मैं एसबीआई एक मेन ब्रांच की नहीं बात कर रहा हूँ, आप एसबीआई जो आपके मोहल्ले में है या आपके एरिया में है उस एसबीआई में जाइए और एचडीएफसी ब्रांच में चले जाइए, वहाँ आपको एचडीएफसी ब्रांच में ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आप कोई गेस्ट हैं। और एसबीआई वाले में तो उनको कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि उनको पता है ना कि आप अकाउंट खुलवाएं चाहे ना खुलवाएं, उनसे कोई मतलब नहीं, उनके यहाँ उनको सैलरी मिलनी। बस एचडीएफसी में क्या है, आप अगर अकाउंट खुलाएंगे उसी चीज़ में उनकी सैलरी डिपेंड करती है, तो ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, आइए अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, इन दी इट मे बी नोटेड दैट मोस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड आर नाउ मिक्स्ड। आज के टाइम हर इकोनॉमी क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है, वेयर प्रोडक्शन डिसीजन आर गवर्न लार्जली बाय द मार्केट फोर्सेज। आज के टाइम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन होना है तो उसकी डिमांड और सप्लाई फोर्सेज डिसाइड करती हैं, और बट आर रेगुलेटेड बाय वे ऑफ। आज के टाइम किसी भी चीज़ का अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो डिमांड और सप्लाई उसकी फोर्सेज डिसाइड करती हैं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरफेरेंस हर इकॉनमी में रहता ही है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस किसी भी इकॉनमी में नहीं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहता है हर इकॉनमी में, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रहता ही है। ठीक है, अब देखिए लॉन्ग पीरियड गोल, जो हमने प्लानिंग इन इंडिया बात करी थी 1950 से हमारे यहाँ प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, तो उसके लॉन्ग पीरियड गोल और शॉर्ट पीरियड गोल क्या क्या थे। ठीक है, तो लॉन्ग पीरियड गोल और शॉर्ट पीरियड गोल हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे लॉन्ग पीरियड गोल। ठीक है, आइए देखिए यहाँ क्या लिखा है कि लॉन्ग पीरियड गोल आर कॉमन टू ऑल 5 ईयर प्लान। लॉन्ग पीरियड जो गोल थे वो 5-5 साल के बनाए गए थे, जैसे 1950 से 1951 से 1955 5 साल का बनाया, 1955 से ऐसे। तो ये 5-5 साल के प्लान बनाए गए थे और इसमें अलग अलग ऑब्जेक्टिव रखा गया था। और मैंने आपको बताया था प्लानिंग कमीशन का उस टाइम हेड कौन था, पीसी महालनोबिस। और प्लानिंग कमीशन में क्या होता था, हमारी कंट्री के रिसोर्सेज को यूज़ करते थे, उसके थ्रू हमारी कंट्री में जो चीज़ों की कमी है उनका टारगेट अचीव करते थे उनको, मतलब हमारी कंट्री के वेलफेयर के लिए काम होता था। एक प्लानिंग बनता था, प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग बनता है हमारी जो चीज़ों की कमी है उसी लिए तो प्लानिंग बनेगी। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट पीरियड गोल आर प्लान स्पेसिफिक, ये प्लान स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अब देखिए शॉर्ट पीरियड गोल आर प्लान स्पेसिफिक जनरली स्टडीज ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान। शॉर्ट पीरियड गोल मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान। ठीक है, अब देखिए समझते हैं, डिपेंडिंग ऑन द ग्राउंड रियलिटीज ईच प्लान डिजाइन एज अ डिस्टिंक्टिव प्लान विच डिस्टिंक्टिंग सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव। देखिए हर प्लान का अलग अलग ऑब्जेक्टिव था और हर प्लान की खासियत अलग अलग थी। मतलब ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका कुछ और, उसका भी एक सेम ही ऑब्जेक्टिव था और सेकंड 5 ईयर प्लान का भी सेम ऑब्जेक्टिव था। जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसका अलग ऑब्जेक्टिव था, और जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका अलग ऑब्जेक्टिव था। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात। ठीक है, अब देखिए तो चलिए यहाँ से पढ़ते हैं, वाई शुड प्लान्स हैव गोल। ठीक है, तो वाई शुड प्लान्स हैव गोल में देखिए सबसे पहला लिखा है, एक मिनट, हाँ, वाई शुड प्लान्स हैव गोल। देखिए वाई शुड प्लान्स हैव गोल, विदाउट गोल देयर इज नो प्लानिंग। देखिए अगर हमारे पास गोल नहीं होगा, हम जैसे आप लोगों का गोल है कि 12th में 95% मार्क्स लाने, तो अब आपका गोल है तभी तो आप प्लानिंग करोगे। तो अगर आपका कोई गोल ही नहीं है तो आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे। इनफैक्ट प्लानिंग इज डिफाइंड एज अ स्ट्रेटेजी दैट डिफाइंस हाउ टू एलोकेट द कंट्री स्कार्स रिसोर्सेज। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने गोल बना लिया है, अगर आपने गोल बना लिया है, उस टाइम भी ऐसा ही हो रहा था, उन्होंने गोल बना लिया था, तो गोल बनाने के बाद आप क्या करते हो, प्लानिंग की, हाँ कैसे हमारी कंट्री में जो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, उनको हम कैसे यूज करेंगे कंट्री के डेवलपमेंट में। ठीक है ना, तो गोल सबसे पहले बनाना होता है, प्लान से भी पहले गोल बनाना होता है। सबसे पहले हमारा गोल होना चाहिए, फिर हम प्लानिंग करते हैं कि कैसे इस गोल को अचीव करेंगे। पहले हमने गोल बना लिया कि 95% लाने, अब 95% लाने के लिए कितनी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तो वो हम क्या कहते हैं, प्लानिंग में बात करते हैं। ठीक है ना, तो दीज गोल्स आर रिलेटेड टू द ग्रोथ, और ऐसे गोल बनाना जो ग्रोथ भी हो, मतलब ऐसे गोल बनाना कि जिससे हमारी कंट्री की ग्रोथ भी हो, सोशल जस्टिस भी हो, मतलब लोगों के साथ भलाई भी हो, और क्या कहते हैं कि किसी के मतलब ऐसा ना हो कि क्या कहते हैं सोशल जस्टिस ना हो, सोशल वेलफेयर ना हो, तो दोनों चीज हो, ग्रोथ भी हो, हमारी कंट्री की जीडीपी भी बढ़े, ऐसे प्लान बनाओ, और सोशल जस्टिस भी, सोशल वेलफेयर भी हो। लॉन्ग पीरियड गोल क्या क्या थे हमारे, जो हमारा 5 ईयर प्लान था उसके लॉन्ग पीरियड गोल थे, मेन ओवरऑल गोल्स बताएगा ये। हाँ, सबसे पहला गोल हमारा था
जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ मैंने आपको 10 बार बता चुका हूँ, अगर हमारी कंट्री में आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा होगा तो हमारी कंट्री की जीडीपी भी बढ़ेगी। और यहाँ किस जीडीपी की बात करी जा रही है? रियल जीडीपी, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है, देखिए, इंक्रीज इन जीडीपी इंप्लाइज इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट। अगर हमारी कंट्री में ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट बनेंगे, तो हमारी कंट्री की जीडीपी भी बढ़ेगी। और इट इम्प्लाइज इंक्रीज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। वही बात है, हमारी कंट्री में अगर ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स का फ्लो होगा तो हमारी कंट्री की जीडीपी भी बढ़ेगी। व्हेन इन द इंक्रीज इन दी फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखिए, अगर हमारी कंट्री में लगातार गुड्स का फ्लो बहुत ज़्यादा हो रहा है, गुड्स बहुत ज़्यादा बनते हैं, तो और ओवर अ कंसिस्टेंसी है, मतलब लगातार हमारे गुड्स ज़्यादा बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बिकते जा रहे हैं, तो हमारी इकोनॉमी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। और जीडीपी भी हमारी क्या हो रही है? ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो जीडीपी ग्रोथ किससे लिंक्ड है? आउटपुट से। अगर हमारे यहाँ गुड्स का फ्लो होगा, आउटपुट ज़्यादा बनेंगे, डिमांड लोग ज़्यादा करेंगे तो आउटपुट ज़्यादा बनेंगे, आउटपुट ज़्यादा बनेंगे तो जीडीपी हमारी ग्रोथ होगी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब देखिए, इंक्रीज इन जीडीपी। अब देखिए, इंक्रीज इन जीडीपी हुआ तो इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड ऑन टू फैक्टर्स। हमारे कंट्री में जीडीपी कब बढ़ेगी? हमारे कंट्री में जीडीपी तभी बढ़ेगी जब हमारे यहाँ रिसोर्स होंगे। भाई, गुड्स तो तभी बनेंगे ना, गुड्स तो तभी बनेंगे जब हमारे रिसोर्स होंगे। रिसोर्स, भाई जब रिसोर्स होंगे तभी तो हम गुड्स बना पाएंगे। तो हमारे यहाँ अगर रिसोर्स है तो हमारे यहाँ गुड्स बनेंगे, और हमारे यहाँ अगर गुड्स बनेंगे तो हमारी जीडीपी भी बढ़ेगी। और हमारी इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, मतलब प्रोडक्टिविटी मतलब मैंने क्या बताया? आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। मतलब कि जैसे एक एक लेबर है, एक लेबर है, वो कितनी चीजें बना पा रहा है पर यूनिट ऑफ इनपुट, इन आउटपुट पर यूनिट। प्रोडक्टिविटी मतलब एक प्रोडक्टिविटी मैंने बताया था पर हेक्टेयर आउटपुट। यहाँ एक प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि पर यूनिट ऑफ आउट, पर यूनिट जो इनपुट है वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर ले रहा है। मतलब कि अगर एक लेबर हमारा क्या इनपुट है, तो ये कितने आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। एक लेबर मान लीजिए 10 डब्बे बना पा रहा है, तो आउटपुट पर यूनिट कितना हो गया? 10 हो गया। ठीक है ना। तो मतलब एक लेबर हमारा क्या हुआ? इनपुट हुआ। लेबर हमारा इनपुट है और जो बनाया उसने वो आउटपुट है। तो एक लेबर कितनी चीजें प्रोड्यूस कर रहा है वो हमारी डिपेंड करता है कि हमारे यहाँ का आउटपुट कितना ज्यादा होगा, लेबर हमारा कितना प्रोडक्टिव है, मशीन से कितना हमारे यहाँ प्रोडक्टिव होता है। ठीक है ना। तो मेन कुल मिला के बोलने का मतलब है कि जीडीपी दो चीजों में डिपेंड करती है, हमारे यहाँ कितने रिसोर्सेज है और कितनी हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी, कितने हमारे यहाँ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का यूज करा जाता है। ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करा जाएगा तो पर यूनिट ऑफ आउटपुट मतलब ज्यादा होगा। ठीक है ना। तो प्लानिंग इन इंडिया इज टू इंश्योर दैट नेचुरल रिसोर्सेज आर फुली, मतलब प्लानिंग जो हुई थी इंडिया में उसका ये मोटिव था कि जो हमारे यहाँ की क्या कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज है उनका अच्छे से यूज हो, और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का भी यूज हो, टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव हो, ताकि एक जीडीपी ग्रोथ में मोमेंटम आए, मतलब जीडीपी हमारी ग्रोथ होती रहे। ठीक है ना। जीडीपी देखिए तभी ग्रोथ हो सकती है, जीडीपी मतलब आउटपुट हमारे यहाँ तभी बन सकता है जब रिसोर्सेस हो हमारे यहाँ। भाई जब रिसोर्सेस होंगे तभी तो हम आउटपुट बना पाएंगे। और दूसरी बात, हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी मतलब पर यूनिट इनपुट, पर यूनिट एक बंदा काफी चीजें प्रोड्यूस कर सके, हमारे यहाँ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी हो, तभी हम जीडीपी ग्रोथ करवा सकते हैं। ऐसे हम जीडीपी ग्रोथ नहीं करा सकते। ये आप पढ़िएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है। अब देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है जो बंदा काम करना चाहता है उसे काम मिल रहा है। ठीक है ना। देखिए, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है द इज द सिचुएशन व्हेन ऑल द पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट द मार्केट वेज रेट एंड आर गेटिंग, मतलब कि फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है वो सारे लोग जो काम करना चाहते हैं और उनको काम मिल रहा है, वो हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट में आता है। ठीक है। तो जीडीपी जो हमारा 5 ईयर प्लान, मतलब जो प्लानिंग हुई थी हमारे इंडिया में, तो उसका दूसरा ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या था? फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि जो काम करना चाहता है अगर उसे काम मिल रहा है तो हमारा ये प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव था। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, हु आर दोज हु आर एबल टू वर्क एंड आर विलिंग टू वर्क मस्ट गेट वर्क। अब देखिए, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट फोकस ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब होता है सबका सबका, हर सेक्टर का ग्रोथ, हर सेक्टर का ग्रोथ, इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है ना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट में क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? मोर एंड मोर पीपल शुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये था कि ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रोथ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हों। और बेनिफिट ऑफ ग्रोथ, बेनिफिट जो ग्रोथ का बेनिफिट है, मतलब जो हमारी कंट्री ग्रोथ करेगी उसका जो बेनिफिट है वो सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में शेयर हो, सारे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में शेयर हो। मतलब बोलने का ये मतलब है कोई भी हमारी सोसाइटी का सेक्शन, जो समाज का कोई भी सोसाइटी है, जो कोई भी सेक्शन है वो पिछड़ा ना रह जाए। ठीक है ना। तो दो मेन ऑब्जेक्टिव थे कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रोथ प्रोसेस में पार्टिसिपेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस चीज़ का फायदा मिले। ठीक है। इट अमाउंट्स टू अचीव ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस।
मतलब ये कौन सी थी, ग्रोथ हो और साथ ही साथ सोशल जस्टिस भी हो, ग्रोथ भी हो हमारी और सोशल जस्टिस भी हो, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है जो बंदा काम करना चाहता है उसको काम मिल रहा है, जो बंदा काम करना चाहता है उसको काम मिल रहा है। अब कुछ ऐसे भी तो बंदे होंगे, मान लीजिए अब मैं एग्जांपल देता हूँ, 10 लोग हैं, अब 10 लोगों में से 5 लोग काम करना चाहते हैं और 5 लोगों को काम मिल गया, ठीक है। तो 5 लोगों को काम करना चाहते हैं, 5 लोगों को काम मिल गया तो फुल एम्प्लॉयमेंट हो गया। अब उसमें से 5 लोग काम नहीं करना चाहते थे, तो 5 लोगों को, मतलब हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि क्या कहते हैं कंट्री में बिल्कुल बेरोजगारी खत्म हो गई है, ठीक है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है जो काम करना चाहता है उसको काम मिल गया। अब कुछ ऐसे भी तो लोग होंगे जो काम नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं होता है कि कंट्री में बिल्कुल बेरोजगारी खत्म हो गई। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि जो काम करना चाहता है उसको काम मिल रहा है तो फुल एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो काम नहीं करना चाहते, घर में खाली बैठना चाहते हैं, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का ये मतलब नहीं होता है कि कंट्री में बिल्कुल बेरोजगारी खत्म हो गई, मतलब जीरो अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, ठीक है ना। फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब द पर्सन हु आर विलिंग टू वर्क एंड आर गेटिंग वर्क एट द एग्जिस्टिंग वेज रेट, मतलब जो वेज रेट चल रहा है उसमें उसको काम करना चाहता है, उसे काम मिल रहा है तो वो फुल एम्प्लॉयड है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं है कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, बिल्कुल सारी बेरोजगारी कंट्री से खत्म हो गई है, ठीक है ना। अब देखिए ये आपको पढ़ने हैं दोनों पॉइंट, ठीक है। अब देखिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी, ठीक है। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटी मतलब क्या होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बिकम मीनिंगलेस एक्सरसाइज इफ द बेनिफिट ऑफ द ग्रोथ एक्रू टू ओनली अ हैंडफुल ऑफ द पीपल। देखिए अगर हमारी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और उसका फायदा सिर्फ कुछ ही चंद लोगों को मिलता है तो वो बहुत ही गलत बात है। मेरी बात फिर से समझिएगा, अगर आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही है और उसका फायदा सिर्फ क्या कहते हैं कुछ ही चंद लोगों को, हैंडफुल ऑफ द पीपल को मिलता है तो उसके वो बहुत ही गलत बात है। ग्रोथ सर्व वर्चुअली नो पर्पस इन दिस सोसाइटी व्हेन रिच टेंड टू बिकम रिचर एंड द पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल इवन फॉर एसेंशियल ऑफ लाइफ। वही बात है कि ग्रोथ का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब रिच और रिच होता जा रहा है और गरीब होता जा रहा है। बेनिफिट्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का जो बेनिफिट है जो मैंने पहले बताया, वो सेक्शन जो सोसाइटी के गरीब और अमीर हर सेक्शन को मिलना चाहिए, सो दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बिकम इक्विटेबल, ताकि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है वो इक्विटेबल हो, मतलब इक्वल हो, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इक्वल कैसा हो, मतलब कि जो काम जो जिसकी जैसी क्वालिफिकेशन है उसको वैसा पेमेंट मिले। ऐसा नहीं कि मतलब अब मैं बोल दूं डॉक्टर जो एमबीबीएस कर रखा है जिसने, उसकी 1 लाख रुपए सैलरी, और जो क्या कहते हैं जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, जो क्या कहते हैं सब्जी लगाता है, उसको भी 1 लाख सैलरी दूं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब ये नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मतलब होता है अकॉर्डिंग टू योर कैपेबिलिटी एंड अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन आपको उतना पैसा मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इम्प्लाइज सोशल इक्वालिटी, दिस इज वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव ऑफ द, देखिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा, देखिए 3 मैंने अभी तक बताया। सबसे पहला मैंने बताया था आपको कि जीडीपी ग्रोथ जो प्लानिंग हुई थी हमारे यहाँ, उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या था, जीडीपी ग्रोथ। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, फुल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट। और तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या था, तीसरा ऑब्जेक्टिव था हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन को हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन दो चीजें होती हैं, एक होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वुड मीन एवरी इंडिविजुअल इन दिस सोसाइटी गेट द सेम शेयर इन द कंट्री नेशनल इनकम। मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है ये हर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को सेम शेयर मिले कंट्री की नेशनल इनकम में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जितनी डॉक्टर को सैलरी मिल रही है उतनी क्लर्क को मिले। तो ऐसा थोड़ी ना होता है, किसी भी सोचा मतलब रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि सबकी सैलरी समान हो, सबकी सैलरी सेम हो। ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, आप लोग इतना पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस की बात है कि आपकी सैलरी ज्यादा होगी कंपेयर टू जो एक वेंडर है जो सामान बेचता है, खिलौने बेचता है, उससे तो ज्यादा होगी। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है कि सबकी सैलरी सेम हो। और जो हमारे यहाँ प्लानिंग बनी थी, जो प्लानिंग कमीशन बना था, उसका मेन मोटिव इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, उसका मेन मोटिव था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत फर्क है, ठीक है ना। उसका मेन मोटिव था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बोलता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोलता है कि ऑन द अदर रिफर टू द इनकम आर अलाउड
सर्टेन लिमिट, देखिए इनकम का डिफरेंस होना चाहिए बट एक सर्टेन लिमिट तक होना चाहिए। दीज डिफरेंस आर सोशली अनवारंटेड एंड आर टू बी प्रोपोर्शनेट टू द डिफरेंस इन क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स। वही बात मैंने आपको जो बोली कि आपकी जो सैलरी है वो डिपेंड करनी चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन और स्किल्स में डिपेंड करनी चाहिए, ठीक है ना। और जैसे कि मान लीजिए एक डॉक्टर है, उसको 50,000 रुपये मिलता है एक सर्जरी का, और 1 घंटे सर्जरी करता है उसको 50,000 रुपये मिलता है। और एक फैक्ट्री में काम करता है बंदा, उसको 50,000 मिलता है फॉर द एंटायर ईयर वर्किंग 8 आवर्स पर डे, मतलब रोज वो एक 8 घंटे काम करता है, 365 दिन काम करता है, रोज 8 घंटे काम करता है, उसको तब 50,000 मिलता है। तो जो ये डिफरेंस है इनकम में वो बहुत ज्यादा लार्ज है, उसको भी थोड़ा ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि अपनी कैपेबिलिटी से वो ज्यादा काम कर रहा है। तो उसको इतना फैक्ट्री में 8 घंटे डेली काम कर रहा है, अपनी मेहनत तो कर रहा है, और 50,000 उसको आप ईयर का दे रहे हो, तो ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप क्या कहते हैं सही नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। आप कितना भी वो हार्ड वर्क कर रहा है, ठीक है माना हार्ड वर्क कर रहा है, तो आप उसे 50,000 तो मत दीजिए। मतलब मान लीजिए आप 8 घंटे काम कर रहा है और 365 दिन, तब आप जाके उसको 50,000, उसकी सैलरी थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। बोलने का मतलब ये है कि ये बिल्कुल सोशल अनवारंटेड चीज है, मतलब ये सही चीज नहीं है कि जो फैक्ट्री वाले को पैसा मिल रहा है। इक्विटी इन टर्म्स ऑफ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इम्प्लाइंग ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू सोशल जस्टिस। वही बात है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री में ग्रोथ हो, साथ ही साथ समाज की भलाई भी हो, तभी हमारे यहाँ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि जो जैसा काबिलियत रखता है उसको ऐसा पैसा मिले, ठीक है ना। और इट इज ओनली व्हेन इकोनॉमिक ग्रोथ इज रिलेटेड टू सोशल जस्टिस द ग्रोथ इज कन्वर्टेड इनटू डेवलपमेंट। जब हमारे यहाँ ग्रोथ ग्रोथ के साथ साथ हम सोशल जस्टिस की बात करने लगते हैं, तो हमारी ग्रोथ किस में चेंज हो जाती है, डेवलपमेंट में चेंज हो जाती है। और प्लानिंग किस में फोकस करती है, प्लानिंग फोकस करती है ग्रोथ एज वेल एज सोशल जस्टिस की, ग्रोथ भी हो हमारे यहाँ और समाज की भलाई भी हो, ठीक है ना। अब देखिए मॉडर्नाइजेशन, अब देखिए नया जमाना आ गया, मॉडर्नाइजेशन का जमाना आ गया है, काफी मशीन सशीन से लोग क्या कहते हैं प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ, लिखा है मॉडर्नाइजेशन इट रिफर टू द अपडेशन एंड अडॉप्टेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्टेशन करना, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ग्रोथ प्रोसेस में, ठीक है। अब देखिए एज नोटेड अर्लियर, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि आउटपुट कैसे इंक्रीज करा जा सकता है, आउटपुट मैंने आपको बताया था, ग्रोथ जीडीपी ग्रोथ कैसे बढ़ाई जा सकती है, जब आपकी कंट्री में रिसोर्सेज होंगे, और रिसोर्सेज होंगे साथ ही साथ आप इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का, नई नई अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज करें। साथ अगर आपकी कंट्री में रिसोर्सेज हैं प्लस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी का अगर आप यूज करते हैं, अच्छी टेक्नोलॉजी का, तो आप अपनी कंट्री में गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। मॉडर्न एज, जो आज की एज है वो साइंस और इनोवेशन की एज है, साइंस और इनोवेशन की एज है। साइंस हैज, 1 मिनट, साइंस हैज, देखिए साइंस हैज ऑफर्ड अस न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। साइंस ने हमें कई नई चीजें बताई हैं जिसके थ्रू हम काफ़ी चीजें कर सकते हैं, हम अपनी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर आउटपुट बढ़ा सकते हैं, फैक्ट्री में भी, फैक्ट्रीज में भी माल काफ़ी ज़्यादा बन सकता है, जो हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी आज के टाइम आ गई है। तो ग्रोथ, ग्रीन रिवोल्यूशन जैसे कि एक फीचर है, ग्रीन रिवोल्यूशन कब आया था आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो ग्रीन रिवोल्यूशन जैसे इंडियन एग्रीकल्चर में आया, ये एक मॉडर्नाइजेशन ही का पार्ट है। ग्रीन रिवोल्यूशन से क्या हुआ था, वीट की प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी, ऐसी टेक्नोलॉजी आई थी जिस HYV सीड्स लेके आए थे MS स्वामीनाथन, जिसकी वजह से हमारी क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, इसको आगे और डिटेल में बताऊंगा, आगे टॉपिक भी है, ठीक है। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ग्रीन रिवोल्यूशन जैसे मॉडर्नाइजेशन ही का एक एग्जांपल है, जिसकी वजह से हमारी आउटपुट, वीट के आउटपुट में काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट आया। जैसे कि रिसेंटली IT रिवोल्यूशन हमारे यहाँ आया, हमारे यहाँ के कॉल सेंटर बहुत फेमस है, विदेशों से, फॉरेन से हमारे यहाँ की कॉल सेंटर की सर्विसेज ली जाती हैं, और हमें हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा, अगर आपको पता हो आप डेटा चेक करिएगा, सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है, टर्सरी सेक्टर का। सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका है, टर्सरी सेक्टर, मतलब कि सर्विस सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में आज के टाइम, ठीक है ना। सर्विस सेक्टर मतलब यही BPOs वगैरह, कॉल सेंटर वगैरह, ठीक है ना। तो वही बात मैं बता रहा हूँ कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से, सोशल एंग मॉडर्नाइजेशन की वजह से क्या है, मॉडर्नाइजेशन की वजह से एक हमारा सोशल आउटलुक चेंज हुआ है, सोशल मतलब नज़रिया हमारा चेंज हुआ है, हमारा पूरा पुराना धर्रा नहीं रहा है, कन्वेंशनल विजडम नहीं रहा है,
विजडम विदाउट अ वैलिड रीजन, हमारा पुराना जो क्या कहते हैं कि धर्रा चेंज हो गया कि औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने देना है, तो वो हमारा कन्वेंशनल विजडम चेंज हो गया। अब हम मॉडर्न आउटलुक के आ गए, मतलब नए, हमारी अब नई सोच बदल गई है। हम अब वुमेन को भी एम्पावर करते हैं मॉडर्नाइजेशन के आने से। घर की देखिए जैसे मेल फीमेल कैंडिडेट्स भी घर से निकलते हैं वर्क करने, जॉब करने। तो मॉडर्नाइजेशन के आने से काफ़ी कुछ चेंजमेंट आया है, बोलने का मतलब ये है। मॉडर्नाइजेशन के आने से आउटपुट हमारा प्रोडक्टिव वीट का इंक्रीज हुआ, जीडीपी हमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, हमारा सर्विस सेक्टर मतलब कॉल सेंटर वगैरह। और वुमेन एम्पावरमेंट भी हुआ है, वुमेन घर से अब निकलती हैं, वुमेन ग्रोथ प्रोसेस में अच्छा पार्टिसिपेट करती हैं। तो हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है और साथ ही साथ सोशल प्रॉस्पेरिटी हो रही है, मतलब कि समाज की भलाई भी हो रही है और हमारा क्या कहते हैं ग्रोथ भी हो रहा है। सेल्फ सफिशिएंसी, सेल्फ सफिशिएंसी मतलब खुद में हम इतना सेल्फ सफिशिएंट हैं। सेल्फ सफिशिएंसी इट रिफर टू द स्टेट ऑफ बीइंग एबल टू प्रोवाइड एसेंशियल गुड्स। मतलब हम सेल्फ सफिशिएंसी मतलब होता है कि हम जो एसेंशियल चीज़ें हैं, मतलब आज के टाइम एसेंशियल चीज़ क्या है, फूड ग्रेन मतलब खाना एसेंशियल चीज़। तो हम एसेंशियल चीज़ क्या कर सकें, खुद प्रोवाइड कर सकें अपनी कंट्री को, हम इतने सेल्फ सफिशिएंट होने चाहिए। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको बातें, ये सब प्लानिंग जो बनी थी, प्लानिंग कमीशन जो बना था, जो प्लानिंग 5 ईयर के प्लान बनते थे, तो उनके ये ऑब्जेक्टिव थे, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल पूरी समरी बता रहा है, ठीक है ना। अब देखिए क्या लिखा है, this goal was accorded high priority during the first 7 plan. The basic idea was not to expose Indian economy political pressure from rest of the world simply because we are dependent। हम लोग पहले एक्चुअली में क्या था कि फूड ग्रेन वगैरह के लिए ब्रिटिश टाइम पीरियड जैसे हमें आज़ादी मिली, उसके बाद हम फूड ग्रेन वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं कि दूसरी कंट्रीज़ में काफ़ी ज़्यादा हम डिपेंडेंट थे, ठीक है ना। तो हमारा जो प्लानिंग जो हमारी बनी थी, तो उसमें तभी मेन मोटिव ये रखा गया था कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो, मतलब हमें किसी कंट्री से बाहर से कुछ ना कुछ खरीदना ना पड़े। देखिए क्या लिखा है यहाँ, एक लाइन लिखी है, बिकॉज वी आर डिपेंडेंट अपॉन देम फॉर सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड, मतलब कि वही फूड ग्रेन। इंडीड इट हैपेंड इन 1965 व्हेन यूएसए थ्रेटेंड, यूएसए ने हमें धमकी दी कि हम तुम्हें सेल करना माल बंद कर देंगे, एक्सपोर्ट फूड ग्रेन का बंद कर देंगे अगर तुमने पाकिस्तान से लड़ाई नहीं रोकी। तो भाई यूएसए ने देखिए हमें धमकी दे दी। यूएसए ने क्यों धमकी दी, किस बेसिस में धमकी दी, कि हम आपको एसेंशियल गुड्स मतलब फूड ग्रेन देना बंद कर देंगे। अगर हमारे पास फूड ग्रेन होता तो हम यूएसए की धमकी सुनते, नहीं सुनते। तो वही बात है कि सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे हम, इस वजह से यूएसए की हमें धमकी सुननी पड़ी। इंडिया वांटेड टू सेल्फ सफिशिएंट इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन टू अवॉइड अनसर्टेनिटीज ऑफ सप्लाईज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। वही बात है कि आज के टाइम कोरोना पेंडेमिक में क्या हो गया, कोरोना पेंडेमिक में हम काफ़ी चीज़ों में दवाओं के मामले में हम काफ़ी ज़्यादा चाइना में डिपेंडेंट थे। अब चाइना में कोरोना वायरस हो गया, और चाइना में दूसरी बात, चाइना हमारे टाइम टू टाइम बॉर्डर्स में इतना लड़ाई झगड़ा भी करता है। तो वही अगर हम उससे अपना डील अपनी तोड़ते भी हैं तो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वही बात है कि हमें सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए, कि खुद में ही हमें डिपेंडेंट होना चाहिए, कि कोई भी ऐसी अगर प्रॉब्लम आ जाती, अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो हम इतने खुद कैपेबल हों कि हम खुद चीज़ें प्रोड्यूस कर सकें। बोलने का मतलब यही, ठीक है ना। अब ये चीज़ आप पढ़िएगा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में शॉर्ट पीरियड गोल हम लोग समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग गौरव इकोनॉमिक क्लासेस।